जागरूकता के कार्यक्रम कोविड-19 में आप सभी को अनिल का नमस्कार। हाय मेरे हाथ, ये बाल्टी कंघा छूते ही मेरे हाथ तो वायरस बन गए। मेरा गला पकड़ लिया। तभी वो आया, बोला सेल्समैन शौचा सिंह, बस 20 सेकंड की धुलाई और खेल खत्म। पूछा तुम कौन? बोला मैं तेरा साबुन, और सपना टूट गया। सपना फिल्मी है पर साबुन ही है, ऐसे वैसे कैसे भी वायरस और देखी अनदेखी गंदगी से निपटने का सबसे वफादार यार। ध्यान रहे 20 सेकंड तक साबुन से हाथ धोना, खासकर 4 मौकों पर, यानी जब शौच को जाओ, जब बाहर से आओ, बच्चों का मल साफ करने के बाद, खाना खाने, पकाने और परोसने से पहले। तो चलो साबुन पर हाथ रखकर खाओ कसम, हाथों को वायरस नहीं बनने देंगे हम। स्वच्छ भारत अभियान पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा जनहित में जारी। श्रोताओ, हमारी भावना हमारे आचरण का परिचायक है, पहचान है। कुछ दिन पहले लॉकडाउन के दिनों में जब हम घरों में थे, कुछ की भावनाएं अपने लिए नहीं दूसरों के बारे में सोच रही थी। अपने स्तर के लिए तो निश्चिंत थे, पर दूसरों के स्तर के लिए, दूसरों की ज़रूरतों के लिए, जो बहुतों के लिए रोज़ की होती है, उन ज़रूरतों के बारे में सोच रहे थे कि उनकी हर दिन की ज़रूरत कैसे पूरी हो रही होगी। उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उनके पास साधन कहाँ से आएंगे। ये सोचते सोचते वो घर से निकल पड़े लोगों की मदद करने को। कोई अकेला चल पड़ा, कोई समूह में निकल पड़ा। इन लॉकडाउन के दिनों में कईयों ने बहुतों को मदद पहुंचाई। आज हम उनसे की गई बातचीत आपको सुनाने जा रहे हैं। आप हैं मधु बहादुर सिंह। आपने अपने स्तर पर अनेकों की मदद की है। मधु जी, आपका इस कार्यक्रम में हम स्वागत करते हैं। विशेषकर कोरोना के इस संक्रमण काल में, लॉकडाउन के समय पे आपने लोगों को किस तरह से सहायता पहुंचाई है? धन्यवाद आपका करूंगी मैं कि आपने हमें इस सेवा के काबिल समझा। और मैं आपको जानकारी देना चाहूंगी कि मधुधारा महिला संगठन है हमारे संस्था का नाम। इसमें लॉकडाउन के दौरान जब लोगों की विपरीत दिशा देखी हमने, तो बहुत दयनीय दशा थी उन दिनों में। तो उस समय मैंने मन के अंदर सोचा था कि लगभग 21 जरूरतमंद परिवारों को हम राशन देंगे, उनको जरूरत का सामान पहुंचाएंगे, खाना पहुंचाएंगे, और जिस भी तरह हो सकेगा हम उनकी मदद करेंगे। और ये सिलसिला 25 मार्च से हम लोगों ने शुरू किया। और शुरू होते होते लोगों का सहयोग भी मिलता गया। किसी के घर से चावल आए, किसी के घर से दाल आ गई, किसी ने कुछ सहयोग किया। उन सब सहयोगियों के माध्यम से मधुधारा महिला संगठन ने पूरे 75 जरूरतमंद परिवारों को जरूरत का सामान दिया, राशन दिया। जी, तो ये जो सहायता आप पहुंचा रहे हैं और आपका जो संगठन है, उस संगठन के माध्यम से और पहले से भी आप काम कर रहे थे? जी, इस संगठन को चालू हुए अभी 12 साल हो गए जी। इसमें भी हम लोगों ने संगठन जब शुरू किया था तो केवल और केवल एक स्लोगन बनाया था, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। हमारे मधुधारा महिला संगठन के बैनर के ऊपर ये लाइन छपी हुई है और इस लाइन के अंतर्गत हम लोग काम करते हैं, जिसमें हम लोग केवल जरूरतमंदों की सहायता काम करते हैं। इसमें विशेष कार्य एक है कि जैसे जरूरतमंद गरीब कन्याएं हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, उड़िया हो, छत्तीसगढ़ी हो, चाहे किसी भी कास्ट की बच्चियां हो, जब उनकी शादी होती है और माँ बाप उनके लिए कुछ सहारा नहीं बन सकते हैं, तो उनके लिए हम लोग उन्हें जरूरत का सामान देते हैं। तो मधु जी, इसके लिए आपको कहीं बाहर से सहयोग लेना पड़ता है या आप स्वयं खुद से अपने सदस्यों के साथ मिलके ये सहयोग पहुंचाते हैं? नहीं, आज तक हमने बाहर से कहीं से भी सहयोग नहीं लिया। हम लोग बस इसमें ये करते हैं कि 300 रुपए हमारा मधुधारा महिला संगठन की मेंबरशिप की फीस होती है ईयरली जी। मतलब 1 रुपए भी रोज का नहीं है, 75 पैसे डेली के हैं जी। और इसमें हम लोग लेते हैं 150 से 200 मेंबर हैं, जिसमें कभी किसी ने दिया, कभी किसी ने नहीं दिया। हम मांगते भी नहीं है, पर जिनको पता चलता है कि ये कार्य होते हैं तो वो हमें जरूर पहुंचाते हैं।
और बीच बीच में भी सहयोग मिल जाता है। हम लोग का मेन विशेष सहयोग कहाँ से होता है, जैसे हम लोग किसी के घर में शादी है, किसी का बच्चे का जन्म हुआ है, हमें कोई भजन करने के लिए बुला लिया, हम गायत्री यज्ञ भी करते हैं, जी। तो अगर यज्ञ करने बुला लिया तो वहाँ से हमको कभी 1100-2100 की धनराशि मिल गई। जी। तो हम लोग इस तरह छोटे छोटे फंड जुटाते हैं। आरती की थाली में 10 रुपए को किसी ने डाल दिया, तो बस ऐसे छोटे छोटे फंड जुटा के, और ऐसा लगता है कि बहुत बड़े बड़े कार्य हो गए। क्या बात है, क्या बात है मधु जी, ये तो एक सराहनीय कार्य है और विशेषकर उनके दर्द को बांटने का काम है जो किसी भी तरह से समर्थ नहीं है, पर हर जरूरत और आवश्यकता तो सबकी होती है और सबको अपना जीवन यापन करना पड़ता है। और ऐसे समय में अगर कोई संगठन जैसा मधुधारा संगठन है, ऐसा संगठन उनका सहयोग करता है तो वो धन्य हो जाते हैं। तो लॉकडाउन का जब टाइम चल रहा था, समय चल रहा था, तो आपने कहाँ कहाँ पर लोगों को मदद पहुंचाई? इसमें हमने ऐसे परिवारों का सहयोग किया जी। मतलब कहते ना कि जो एकदम गरीब तड़के के हैं, उनको छीन के मांग के खाने में कोई शर्म नहीं आती, और जो बड़े हैं उनको तो जरूरत ही नहीं है, बढ़िया मिल रहा है। लेकिन जो मीडियम मध्यम वर्गीय लोग थे जी, जिन्होंने आज तक किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया और बिना मांगे रह भी नहीं सकते थे, तो इस तरह के परिवारों को हम लोगों ने खोजा और उनकी मदद की। जी। और 14 दिन तक लगातार, जब एकदम शुरू में लॉकडाउन हुआ तो परिस्थिति बहुत ज्यादा खराब थी। उस वक्त हम लोगों ने ऐसी ऐसी जगह पे खाने के बॉक्स पहुंचाए जी। जैसे कचरे बीनने वाले थे, और इस तरह के लोग परिवार में बैठे हुए 4 दिन से चूल्हा नहीं जला, पड़ोसी लोग उनको खाना पहुंचा रहे हैं, तो ऐसे ऐसे जाकर परिवारों को हम काउंट करते थे कि एक परिवार में कितने लोग हैं, फिर उतने बॉक्स हम वहाँ छोड़ के आते थे। और शुरू में जब लॉकडाउन हुआ तो हमने शासन की भी मदद की, शासन को भी हमने राशन दिया था, जिसमें हम लोगों ने 180 किलो चावल थे, 30 किलो अरहर की दाल थी, 1 बोरी आलू, 1 बोरी प्याज, पोहा था 10 किलो, इस तरह का सामान हमने कलेक्टर जी को भी सौंपा था। हाँ जी। और इस दौरान एक और काम हुआ, जो हम लोग जरूरतमंद बच्चियों की शादी का सामान देते हैं, तो शादियां काफी लोगों की कैंसिल हो गई थी। अब धीरे धीरे उनको जैसे ही मिलती जा रही थी सर्टिफिकेट कि भाई आप कर सकते हो, तो इस दौरान हमने 7 बच्चियों को भी शादी हेतु सामान दिया। क्या बात है, क्या बात है मधु जी। जैसा ये लॉकडाउन चल रहा था उस समय ये था कि इंसान और संगठन और लोग सहायता तो करना चाहते थे, पर होता ये था कि ना वो घर से निकल पा रहे, ना हम घर से निकल पा रहे, तो उनका पता कैसे ढूंढ पाते थे आप लोग? हाँ, ये वाली बात आपने बहुत अच्छी पूछी। मैं खुद चाह रही थी कि भाई मैं ये मैसेज दूं आपके इस रेडियो के कार्यक्रम के माध्यम से। जी, स्वागत। क्योंकि क्या हो जाता है, अचानक से भीड़ आ जाती थी घर में, कभी रात के 9 बजे, कभी सुबह को 7 बजे, जब परेशानी का समय था। लेकिन उस वक्त ऐसा लगता था कि पता नहीं ये सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, कि इसने 10 जगह से ले रखा है। तो मैंने अपने मेंबर्स को ग्रुप में मैसेज डाल दिया कि आप अपने अड़ोस पड़ोस में थोड़ा पता लगाओ जी। आपने अड़ोस पड़ोस में पता लगाया, उस वक्त मुझे कॉल आता था, फोन नंबर लिखवा के जो लोग लाते थे, बराबर आंखों देखा कि इनको वाकई जरूरत है, तब हम उनको ये चीज पहुंचाते थे। वाकई बहुत सराहनीय कार्य है, क्योंकि होता ये है कि हर कोई लेने पहुंच जाता है जिसको पता चलता है कि यहाँ पर सहयोग हो रहा है या यहाँ पर राशन मिल रहा है। बिल्कुल। तो इस तरीके से लोग एक जगह के अलावा जितना उनको बन सकता था या लाभ ले सकते थे, हर कोई आदमी इन ऐसे समयों में थोड़ा सा स्वार्थी हो जाता है। बिल्कुल। मतलब एक दिन का सोच के, एक दिन का नहीं सोचता, वो पूरे दिन का, हफ्ते का सोचता है, फिर उसके महीनों का सोचने लगता है। तो ये वाकई बहुत अच्छी बात थी मधु जी। और इसके साथ आपने उनको सहायता पहुंचाई, उनके घर के दर्द को कम किया। तो आपके जो सदस्य साथी हैं वो किस तरह से आपके साथ जुड़ते थे? वो बढ़िया जुड़ते थे, वो व्हाट्सएप के माध्यम से। जैसे मैंने आज 5 परिवारों को राशन दिया। अब राशन दिया, हम जिसको दे रहे थे उसकी फोटो कभी नहीं लेते थे, लेकिन जो हम राशन दे रहे हैं उसका वीडियो बनाते थे, उसकी फोटो भेजते थे कि देखो ये संस्था काम कर रही है, अगर आपका भी कुछ मन है तो सहयोग करो जी। तो अब जरूरी नहीं है सारे एक जैसे हों, किसी का मन होता था कि चलो भैया हम 5 किलो प्याज दे के जाते हैं, हमने 1 किलो शक्कर दे दी। तो इस तरह से मेरे यहाँ लोग छोड़ के भी जाते थे सामान।
चीज और थी कि मेरे को इसमें कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा। क्या सामना करना पड़ा कि जो लोग हेल्प नहीं करना चाहते हैं ना, जी। तो वो कई बार क्या होता है, करने वालों को सहते नहीं, तो मुझे मैसेज देते थे कई लोग, छोड़ो, बंद करो, अब सरकारें बहुत मदद कर रही है। हाँ। और कई ऐसे वीडियो बना लेते थे लोगों का, जो लोग जिनके घरों में जाके देखते थे कि इनकी तो आटे की टंकियां भरी पड़ी हैं, इनके पास तो चावल पड़े हुए हैं, क्यों इनको दे रहे हो। जी। तो मैंने उनको एक संदेश दिया कि हम इतने अच्छे लोग हैं, संपन्न लोग हैं, हमारे घर में अगर 1 पैकेट दूध की जरूरत है और हमें डर है कि कल बंद न हो जाए, तो हम एक की जगह 2 पैकेट दूध ले लेते, 4 ले लेते, जी। कहीं ना कल मिले तो। जब हम संपन्न लोग भी इतनी लालच रखते हैं कि हम एक की जगह 4 पैकेट रखें, 1 किलो की जगह 5 किलो आलू लेके आए, तो वो तो बेचारे गरीब हैं। अगर उन्होंने 1 टंकी आटे की जमा कर ली और दोबारा किसी ने दे दिया और वो भी ले लिया, तो उसमें कोई गुनाह भी नहीं था। बिल्कुल। अब ये जो सवाल है, जब ऐसा संगठन चलता है या ऐसा कुछ करने की आप जैसे लोगों में इच्छा होती है, जी। तो वो जो सदस्य हैं जो आपकी विचारधारा से या आपकी मनोभावना के अनुरूप जुड़ना चाहते हैं, तो इनको आप कैसे इकट्ठा करती हैं, या इनको ये लोग कैसे आपके साथ जुड़े? ये तो बहुत अच्छी बात है। जैसे मान लो मुझे किसी ने अपने घर में भजन करने के लिए बुला लिया, जी। ठीक है, तो हम लोग 2, 5, 8 लोग सदस्य जाते हैं अपनी टीम से, और उन्होंने अपने पड़ोस को बुलाया, क्योंकि नेचुरली ये घर में कोई कीर्तन कराएगा, भजन हवन कराएगा, जी। तो अपने पड़ोसियों को बुलाएगा। मान लो पड़ोसियों से 20 लोग इकट्ठे हो गए, जी। और उन्होंने जब हमारी बातें सुनी कि ये संस्था इतना अच्छा कार्य करती है, तो कई लोग ऐसे होते हैं कि देना चाहते हैं, लेकिन उनको नहीं चलता कि कौन सही है कौन गलत है, जी। कौन खुद खा जा रहा है, कौन वाकई दान कर रहा है। जी। तो जब उनको बताया जाता है और वो बरोबर हम लोगों को समझते हैं, तो उसी समय वो हमारे संगठन से जुड़ जाते हैं। क्या 20 आए तो 20 में 5 भी अगर जुड़ जाते हैं, तो हमको बहुत खुशी मिलती है। क्या बात है, क्या बात है। मधु जी, ये तो आपका कोरोना संक्रमण काल के समय, लॉकडाउन के समय सहयोग और दूसरों को सहायता पहुंचाने की बात थी। इसके अलावा आप योग भी सिखाती हैं। लॉकडाउन के समय लोगों की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए भी आपने प्रयास किया है, और इसके लिए भी आप लोगों को निःशुल्क सिखाती हैं। वो कैसे करती हैं? हाँ, ये भी बहुत इंटरेस्टेड है, पर इसके पहले मैं लॉकडाउन में जो दान वाली बातें बताई, मैं एक संदेश और दूंगी कि मतलब क्या है, इंसानों के साथ साथ में हम लोगों ने उन बेजुबान जानवरों के लिए भी सेवाएं की थी। जैसे 3 दिन तक गायों की रोटियां वगैरह, और कुत्तों के लिए हमने बिस्किट की पेटियां, मछलियों के लिए आटे की गोलियां बना के कंकाली तालाब में हमारी टीम जाती थी जी। तो इस तरह की भी सेवा हुई। अब आप मुझे योग के लिए पूछ रहे हैं जी। तो ये मैं बताऊंगी, 15 वर्ष से ये सेवा चल रही है। शुरू में मेरी जो बॉडी थी पूरी डिफेक्टिव पीस बॉडी थी मेरी, मतलब कोई ऐसा रोग नहीं था जो मेरी बॉडी में ना हो। अच्छा, ऐसा था जी। और सिवाय दवाई के जैसे जीवन ही नहीं था। सोचिए, अभी इस वक्त मेरी उम्र 60 ईयर्स है। अब आप सोचिए कि बचपन से लेके माइग्रेन, वजन बढ़ा हुआ, पेट की तकलीफ, दांतों में पायरिया, आंखों के चश्मे का नंबर बढ़ जाना 4-4 महीने में, बहुत तकलीफें थी। तो उस वक्त बचपन तो निकल गया। उसके बाद ऐसा लगा कि कुछ ऐसा किया जाए, तो हमने 3 वर्ष तक योग किया खुद। सत्य दर्शन आश्रम था सिविल लाइन में मुंगेर वालों का, हमने वहां पर 3 साल तक किया। 3 साल करने के बाद हमने अपने घर पे ट्राई किया कि बिना दवाई के क्या योग से मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। फिर मैंने ट्रायल लिया, मुझे जब लगा कि मेरी एक भी दवाई चालू नहीं है और मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, तो मैंने संकल्प लिया था कि मैं भी किसी को सिखाऊं। तब हम पतंजलि योग पीठ से जुड़े, बाबा रामदेव जी का प्रोग्राम 15 मिनट का टीवी में देखते थे जी। तो उनसे थोड़ा हम मुखाबिद हुए कि देखा, सीखा, किया। उसके बाद मैंने मन ही मन सोचा कि मैं 100 लोगों को निःशुल्क योग सिखाऊंगी, क्योंकि मैं योग से पूर्ण स्वस्थ हो गई हूँ। क्या बात है। तो मैंने अपने घर से शुरुआत की 2 लोगों से। अच्छा। 2 लोगों से मात्र मैंने घर से शुरुआत की। मेरे मिस्टर बहादुर सिंह जी ने बोला कि कभी भी कुछ भी सिखाओ, कुछ भी करो, कभी शुल्क मत लेना जी। वो दिन ये दिन मैंने 2 से शुरू किया, फिर घर के अंदर कारवां बढ़ता गया, फिर ऐसे 4 हुए, 8 हुए, फिर तो 2-2 बैचेस लेने पड़े। 10-10 दिन का मैं शिविर लेती थी। उसके बाद बाबा रामदेव जी रायपुर में आए जी, और राजकुमार कॉलेज में उनका शिविर था। उस वक्त किसी ने उनके कान तक बात पहुंचाई थी कि
कि एक महिला है जो घर में कराती है, कुछ शुल्क नहीं लेती है और उसका हाथ बहुत अच्छा है और बहुत फायदा मिलता है। क्या बात है। तो वहाँ पर मुझे मॉनिटरिंग की ड्यूटी मिल गई वीआईपीज के ऊपर। अच्छा। वीआईपीज के ऊपर मुझे मॉनिटरिंग करने को दिया गया। तो वहाँ पे हमारे पूर्व गवर्नर जी KM सेठ जी थे। अच्छा। और उनकी मिसेस थी वीणा सेठ जी। उनको बड़ा अच्छा लगा तो उन्होंने मुझे कॉल किया कि तुमको राजभवन में आके हमको सिखाना है पूरी परिवार को। क्या बात है। तो विशेष करके गवर्नर जी खुद, उनके डॉक्टर साहब और वो उनकी पत्नी, बहू, बेटा, इन 5 से 6 लोगों को मैं राजभवन में जाके 6 डेज का कोर्स कराई। बस कराने के बाद ऐसा हुआ कि लोगों को अच्छा लगने लगा। अपनी अपनी कॉलोनी में 6-6 दिन का शिविर लगवाने लगे। धीरे धीरे लोगों को फायदा होता गया। फिर मैंने परमानेंट क्लास चालू करी, हर एरिया में क्लास चालू की, 2 से 5 से। तो इस तरह से वो क्लासेस चलती रही और आज भी लगभग 10 जगह पर क्लासेस चल रही हैं योग की। लोगों को फायदा होता है। कहीं पर भी हम हॉल वगैरह लिए हुए हैं तो मेंटेनेंस चार्ज 50-100 रुपए हम लोग लेते हैं, क्योंकि हम जहाँ कर रहे हैं उनको देना भी जरूरी होता है। बिल्कुल। बाकी मेरी कोई शुल्क नहीं होती है। और उसके अलावा अभी लॉकडाउन में जैसे योग की कक्षाएं नहीं लग रही हैं जी, तो लोग आतुर हैं कि हम कैसे करें। तो व्हाट्सएप के माध्यम से मैं आज डेली वीडियो बना करके जैसा जैसा क्वेश्चन भेजते हैं लोग, कभी एसिडिटी का डेमो करके और व्हाट्सएप के माध्यम से मैं पूरे ग्रुप में पहुंचा रही हूँ। मधु बहादुर सिंह जी, आपने वाकई इन लॉकडाउन के दिनों में बहुत सराहनीय कार्य और प्रेरणादायक काम किए हैं, लोगों का सहयोग किए हैं। उसके पहले भी आपकी संस्था मधुधारा संगठन बहुत से लोगों को सहायता पहुंचाती आ रही है और आज आप आकाशवाणी रायपुर के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ के कोरोना के इस संक्रमण काल में और इस कोविड-19 के विशेष कार्यक्रम में हमसे जुड़ी। अब आप लोगों से क्या कहना चाहती हैं? हाँ, संदेश के रूप में मैं यही फिर से कहना चाहूंगी कि जरूरतमंद के काम आइए और जो कार्य कर रहा है उसका सहयोग करें। अगर स्वयं नहीं कर सकते तो जो कर रहा है उसको प्रेम से सहयोग करें। जरूरी नहीं है हजारों रुपए का सहयोग हो, एक श्रद्धा हो, विश्वास हो, जरूर जुड़िए। खुद छोटे छोटे कार्य करके भी हम किसी की मदद कर सकते हैं। ये जो मदद हम कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि हम दूसरे की नहीं, ये हम अपने लिए कर रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, क्योंकि इसमें हमें ही मिलेगा। 1 देवे 10 पावे जी, ये संतों ने शुरू से कहा था कि हम जो दे रहे हैं किसी को वो हमको 10 गुना मिलेगा। तो अगर हम किसी की मदद करेंगे हमारा जीवन सवर। और योग शिक्षिका होने के नाते भी मैं पूरे देशवासियों को, विश्व को ये संदेश देना चाहती हूँ, करें योग, रहें निरोग। आज जो ये इतनी बड़ी आपदा आई हुई है, तो अगर हम योग निरंतर योग में ध्यान दें, मेडिटेशन करें, खान पीन पे पूरा ध्यान दें, तो हम इस बीमारी को भगा भी सकते हैं और स्वयं भी स्वस्थ रह सकते हैं। मधु बहादुर सिंह जी, आपने आज इस कार्यक्रम में अपनी बातें पहुंचाई लोगों तक और अपने किए गए कामों को हमारे साथ, हमारे श्रोताओं को बताया आपने। और योग से संबंधित बहुत सी चीज़ों के बारे में जो बताया आपने, वो वाकई हमारे श्रोताओं के लिए, हम सब के लिए बहुत लाभदायक है। और आपकी जो भावना है, एक हाथ के साथ साथ कल 2 हाथ जुड़ेंगे, फिर 3 हाथ जुड़ेंगे और इस तरीके से लोगों का आत्मबल बढ़ेगा, लोगों में सहयोग करने की भावना जागृत होगी। आप इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, हमें भी बहुत अच्छा लगा। अभी आप सामाजिक कार्यकर्ता मधु बहादुर सिंह से की गई बातचीत सुन रहे थे कि आप कैसे ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंची और उनकी सहायता की। नमस्कार, मैं अनुष्का शर्मा बोल रही हूँ। जब देश भर की महिलाओं ने ये ठान लिया था कि वो सबको दरवाजा बंद तो बीमारी बंद का पाठ पढ़ाएंगी, तो किसने सोचा था कि उनकी ये पहल इतनी बड़ी लहर बन जाएगी। आज कोरोना वायरस महामारी के समय में हम सबको स्वच्छता के इस पाठ को दोबारा याद करना और कराना है, क्योंकि अगर हम अपने आसपास सफाई का ध्यान रखेंगे, खुले में शौच ना जाकर खुद को स्वस्थ और भारत को स्वच्छ रखेंगे, तो हम किसी भी प्रकार की बीमारी से लड़ने के लिए सक्षम बनेंगे। इसीलिए आइए आज फिर उसी पाठ को दोहराते हैं। खुले में शौच ना करके, शौचालय का दरवाजा बंद करके बीमारी को देश से दूर भगाते हैं। कीजिए शौचालय का इस्तेमाल और रहिए खुशहाल। हर कोई, हर रोज, हमेशा। जय हिंद।
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा। जी नमस्कार, मैं डॉक्टर नितिन एम नागरकर, डायरेक्टर एंड सीईओ एम्स रायपुर। मैं आप सबको यही बताना चाह रहा हूँ कि आप जानते हैं कि कोविड-19 का ये वायरस का इन्फेक्शन पूरी दुनिया में फैला हुआ है। इसको वैश्विक महामारी यानी पैंडेमिक कहते हैं, मगर ये ऐसा नहीं है। मेजॉरिटी पेशेंट्स जो इसमें जिनको ये संक्रमण होता है वो ठीक होकर के बाहर जा रहे हैं। 80% लगभग बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। बाकियों को अगर हॉस्पिटल में जिनमें भर्ती भी करते हैं, ठीक भी रहते हैं, तो भी वो वक्त के साथ उनमें भी सुधार आ रहा है। और जब भी ये पेशेंट डिस्चार्ज होकर वापस जाते हैं, अपना बाकी घर जाते हैं, बेशक हम उनको पहले 2 हफ्ते के क्वारंटाइन अपनी सेफ्टी के लिए बोलते आए हैं, लेकिन बाद में वो बिल्कुल नॉर्मल की तरह गुजर बसर कर सकते हैं। वो बाकी आपके भाई बहनों की तरह हैं और वो बिल्कुल सोसाइटी में आम आदमी की तरह घूम सकते हैं। उनके साथ बिल्कुल कोई भेदभाव करने की जरूरत नहीं है, कोई भी स्टिग्मा पालन करने की जरूरत नहीं है। ये जस्ट एक वायरल इन्फेक्शन है और वायरल इन्फेक्शन जिससे वो पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं, तो बिल्कुल उनके साथ कोई भेदभाव की जरूरत नहीं है। वो नॉर्मल है बाकी की तरह। उसी तरह से जो डॉक्टर्स, नर्सेस, स्टाफ जो भी हॉस्पिटल में होते हैं, या पुलिस ऑफिसर्स, या जो भी सफाई कर्मचारी, सुरक्षा कर्मचारी, जो भी ऐसे मरीजों की देखभाल में आगे आते हैं, उनके साथ भी भेदभाव ना करें। वो आपके लिए बिल्कुल योद्धाओं की तरह सामने खड़े हैं और आप ही की जान बचाने के लिए वो पूरी तरह से 24 घंटे संघर्ष कर रहे हैं। वो आपके मित्र हैं, उनसे प्यार करें, उनको सपोर्ट करें, तो वो और अच्छी तरह से आपकी मदद करेंगे। धन्यवाद। जाने वालों जरा मुड़ के देखो मुझे, एक इंसान हूँ मैं तुम्हारी तरह। जाने वालों जरा मुड़ के देखो मुझे, एक इंसान हूँ मैं तुम्हारी तरह। जिसने सब को रचा अपने ही रूप से, उसकी पहचान हूँ मैं तुम्हारी तरह। जाने वालों जरा। अनोखे जगत की मैं तकदीर हूँ, इस अनोखे जगत की मैं तकदीर हूँ। मैं विधाता के हाथों की तस्वीर हूँ, एक तस्वीर हूँ। इस जहां के लिए, धरती माँ के लिए शिव का वरदान हूँ मैं तुम्हारी तरह। जाने वालों जरा। छिपाए मिलन की लगन, मन के अंदर छिपाए मिलन की लगन। अपने सूरज से हूँ एक बिछड़ी किरण, एक बिछड़ी किरण। फिर रहा हूँ भटकता मैं यहाँ से वहाँ,
और परेशान हूँ मैं तुम्हारी तरह, जाने वालों जरा। मेरे पास आओ, छोड़ो ये सारा भरम, मेरे पास आओ, छोड़ो ये सारा भरम, जो मेरा दुख वही है तुम्हारा भी गम, है तुम्हारा भी गम। देखता हूँ तुम्हें, जानता हूँ तुम्हें, लाख अनजान हूँ मैं तुम्हारी तरह, जाने वालों जरा मुड़ के देखो मुझे, एक इंसान हूँ मैं तुम्हारी तरह, जिसने सब को रचा अपने ही रूप से, उसकी पहचान हूँ मैं तुम्हारी तरह, जाने वालों जरा। अब हम आपको मिला रहे हैं श्रीमती दुर्गा प्रजापति से। आप शिक्षिका रही हैं और अब अपने साथियों के साथ लोगों को जागरूक कर रही हैं, सहायता पहुंचा रही हैं। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार सर जी। सबसे पहले प्रजापति मैडम, आप बताएं कि आपकी जो सामाजिक सेवा है वो किस तरह से चल रही है। सबसे पहले मैं सभी श्रोताओं को नमस्कार करती हूँ। समाज सेवी के साथ साथ मैं एक अध्यापिका भी रह चुकी हूँ जी। तो समाज सेवा का जो मेरा रुचि है धीरे धीरे बढ़ता गया जी। तो इस क्षेत्र में मैं 5 अभी मेरे क्षेत्र हैं, उनसे मैं जुड़ी हुई हूँ जी। सबसे पहले तो गायत्री परिवार से जुड़ी हुई हूँ, उसमें प्रगतिशील महिला मंडल है, उनसे जुड़ी हुई हूँ। उसके बाद अगर हम समाज की बात करें तो प्रजापति महिला क्लब से भी जुड़ी हुई हूँ, और लास्ट में जय हरितमा हमारा लेडीज क्लब है। हाँ। ये सब सारे प्रोफेसर्स लोगों का है जी। क्लब जी। तो इसमें हम सारी लेडीज है, 55 लेडीज है जी। इनसे भी मैं जुड़ी हुई हूँ, समाज सेवा के क्षेत्र में करते आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं अगर गायत्री परिवार की बात करूं तो गायत्री परिवार के द्वारा हम लोगों ने इस वैश्विक कोरोना महामारी के समय 10 क्विंटल चावल गरीबों को दान में दिया है जी। हमारे कार्यकर्ताओं को हम लोगों ने संपर्क में रह के ऑनलाइन मीटिंग करके उनको ट्रेन किया और उसके बाद हमने उनके द्वारा चावल बंटवाया और 2 महीने में लगातार खिचड़ी 500 से लेके 600 पैकेट, कभी 1000 भी हो जाते थे। तो हम हर क्षेत्र में इनको बांटा गया हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा, ताकि किसी भी अनाज की कमी किसी को महसूस न हो। उसके बाद हम लोगों ने वातावरण शुद्धि के लिए गृह गृह यज्ञ किया, ताकि इस वैश्विक कोरोना महामारी के समय हमारे घर परिवार में बहुत अच्छा वातावरण हो, एक पॉजिटिविटी आए। तो इसमें भी हम लोगों ने 500 से 1000 घरों में ऑनलाइन यज्ञ किया। तो हमको बहुत अच्छा प्रतिसाद भी मिला। इसका समय सुबह और शाम का रखा गया था। तो पूरे विश्व में, पूरे भारत में यह अभियान बहुत सफल रहा और सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें भाग लिया जी। तो आप सभी जानते हैं कि यज्ञ एक मेडिटेशन का ही रूप है। इस वजह से हमने इस लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों की जो मानसिक स्थिति थी उसमें सुधार लाने के लिए, बहुत सारे लोग घबरा रहे थे कि कोरोना संकट आए, आप क्या करें जी। तो इसलिए हमने यह गृह गृह यज्ञ का कार्यक्रम किया जी। हमारे धार्मिक महिला मंडल के द्वारा जी ऑनलाइन रामायण किया, भजन किया, तो ये सारे कार्य किए। और उसके बाद प्रगतिशील महिला मंडल के द्वारा हम लोगों ने
वहाँ पे सिलाई मशीन प्रशिक्षण केंद्र भी शुरू किया है जी। एक्चुअली वो जनवरी में शुरू हुआ है जी। तो उस समय से हम लगातार कुछ न कुछ करते आ रहे हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी महिलाओं के लिए करते आ रहे हैं। तो हमने जैसे ही ये हमको कोरोना का पता चला उस समय से हमने मास्क बनाने शुरू कर दिए। अच्छा। और ये सारे मास्क का वितरण गरीबों में किया गया हमारे महिला मंडल के द्वारा, प्रगतिशील महिला मंडल के द्वारा जी। तो ये भी हमने काम किया। उसके बाद प्रजापति महिला मंडल की बात करें तो बहुत सी महिलाएं जो है जी। इसमें घरेलू महिलाएं ज्यादा थी प्रजापति महिला मंडल में। तो इनके महिलाओं को अपने दिनचर्या को किस तरह से सुव्यवस्थित करना है, इनकी काउंसलिंग की, क्योंकि महिलाएं बहुत घबराई हुई थी, उनको क्या करे क्या नहीं करे पता नहीं चल, और घर में भी रहना है पूरे समय, बिल्कुल खाना बनाना सब कुछ करना इन्हीं को है। पॉजिटिविटी दी उनको और इस तरह से इनको हम लोगों ने ऊपर उठाने की कोशिश की। तो ये हमने लॉकडाउन में किया। अच्छा। उसके बाद आता है जय हरितमा क्लब जी। तो जय हरितमा क्लब ये इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ है। अच्छा। वहाँ पर हम लोगों ने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स दिए, बहुत सारे एजुकेशनल प्रोग्राम्स, अभी तक बहुत सारे प्रोग्राम्स हुए हैं हमारे। और हमने यहाँ पे 6 गरीब स्टूडेंट को अच्छा गोद लिया हुआ है, उनके स्कॉलरशिप हम हर साल पटाते हैं ताकि वे अच्छा पढ़े और आगे बढ़े। जी। मैडम प्रजापति, जैसा कि आपने बताया कि जो अनाज वितरण की बात थी कोरोना संक्रमण काल में, उसमें आपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया है जी। तो वो किस तरह का प्रशिक्षण दिया था आपने? एक्चुअली घबरा रहे थे जाने से जी, क्योंकि संकट ही ऐसा था कोरोना वैश्विक महामारी का। तो उनको हमने सब पहले बताया कि आप पूरा हैंड वॉश करके जाइए, सबको सैनिटाइजर दिया जी। और जो भी उनके साथ वितरण वाली पैकेट्स थे जी, उनको भी सैनिटाइज करके दिया उनको। और उनको इंस्ट्रक्शन दिए गए कि आपको एक एक घर जाके दूर से आपको इसको देना है। अच्छा। या किसी स्थान पे रखना है जी। फिर जो भी सदस्य वो लेना चाहे उनको वो समझाना है कि इस तरह से आप वहाँ से उठा ले। और ये जो आप महिलाओं को जो प्रशिक्षण दे रहे हैं जी, तो घरेलू महिलाएं हैं उनके साथ, जैसे जनवरी में हमारा बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था गायत्री माता मंदिर में जी। तो उस समय हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स दिए थे कि जैम, जेली, अचार। तो वहाँ हमने उस ट्रेनिंग के द्वारा महिलाओं को साफ सफाई से लेके सारा सिखाया, पूरा मास्क लगाकर, क्योंकि एक्चुअली मैं अध्यापिका रह चुकी हूँ जी। मेरा अपना पोस्ट ग्रेजुएशन जो है सूक्ष्म जीव विज्ञान में किया है। अच्छा जी। तो वो नॉलेज मेरा मैं हमेशा सबको बांटते रहती हूँ कि आपको किस तरह से हाथ धो के मास्क लगा के, इवन सर पे भी हमने मास्क लगा के जी उनको बताया कि आपके बालों को भी नहीं गिरना है। जो भी आप ट्रेनिंग प्रोग्राम देते हैं, जो भी आप अचार बनाते हैं, सब कुछ बनाते हैं, तो उसमें आपका कुछ भी गिरना नहीं चाहिए। वैसे आपके इस महिला मंडल है, इसमें कितने सदस्य हैं? 50 से 100 महिलाएं आती हैं जी। कोरोना संक्रमण के पहले दिया, जस्ट उसके बाद ही लॉकडाउन हुआ तो उनको उसका बिल्कुल फायदा मिला। हाँ, तो उन्होंने फिर फोन के द्वारा भी हमसे जानकारी ली कि आपने बहुत अच्छे तरीके से हमसे समझाया था, तो अभी हमको इस संक्रमण काल में बहुत इसकी आवश्यकता पड़ी और हम कर रहे हैं इस प्रकार से। इनको जो प्रशिक्षण दिया जाता है मैम, ये मास्क बनाने का या फिर इस तरह के और भी जो काम है, उनको प्रेरित कैसे किया गया है और उनके लिए ये सामान कहाँ से जुटाया गया? ऐसा है कि हमने तो सबसे पहले एक मंच पे उनको जोड़ा जी। तो एक मंच मतलब गायत्री परिवार जी। वहाँ पे सभी सदस्य, सभी महिलाएं एकत्रित हुई। फिर हमने जो भी सामान था और जो महिलाएं प्रशिक्षण दे रही थी जी। तो बहुत सा सामान तो हम अपने घर से ही ले गए थे जी। और बाकी गायत्री परिवार में बहुत सारे सदस्य हैं, उन्होंने भी अपनी सारा सामान इकट्ठा किया, दिया उनको जी। और उस प्रकार से एक एक प्रशिक्षण में जी। जो भी सामान लगता गया वो जुड़ता गया अपने आप ही, और इस प्रकार से फिर ट्रेनिंग प्रोग्राम में पूरा हुआ। तो ये जो गरीबों को जो झुग्गी झोपड़ी में जो सामान वितरित किया गया खाने का या फिर कच्चा सामान, खाद्य पदार्थ, वो आपको कैसे मिलता था? वो तो हमारे पास पहले से ही आया हुआ था सर। अच्छा
यज्ञ के द्वारा हमने जो महायज्ञ किया था जी, उसमें हमको बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला। पूरे रायपुर शहर में बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला जी। और इतना कार्यक्रम हमारा 7 दिन का था। 7 दिन के कार्यक्रम के बाद भी हमारे पास बहुत सी सामग्री बची हुई थी जी। तो ये कोरोना संक्रमण काल में हमको बहुत उसमें उपयोग हुआ जी। और हमने सोचा कि ये रख के क्या करेंगे। हाँ जी। इसका जो उपयोग है जी, कुछ अच्छी जगह होना चाहिए। तो बहुत अच्छी जगह हुआ, गरीबों को हमने ये अन्नदान दिया। जी, दान से बढ़कर कोई चीज नहीं है सर। बिल्कुल। और कहा जाए कि इसको पहुंचाने के लिए आपने कोई एक क्षेत्र निश्चित किया था, या फिर आप जहां भी ज़रूरत होती थी वहां आप जाके इनको गरीबों को और जो जिनके पास अनाज नहीं था उन तक पहुंचाते थे? हाँ जी सर, क्षेत्र हमने निश्चित किया था जी। जहाँ जहाँ हमारे गायत्री परिवार की संस्थाएं हैं वो क्षेत्र, जैसे गायत्री परिवार दावड़ा कॉलोनी जी, पचमेड़ी नाके के पास है जी। तो वहाँ वो क्षेत्र में बहुत सारी झुग्गी बस्तियों के लोग रहते हैं। अच्छा। तो वो क्षेत्र हमारा तो था ही, तो वहाँ हमने उनको वितरित किया। उसके बाद कुशालपुर है, टाटीबंद है, हाँ। ऐसे बहुत सारी कम से कम 18 जगह हम लोगों ने जी ये सामग्री पहुंचाई। और अभी भी लोगों को जागरूक करने के लिए, कोविड-19 से बचने के लिए जी कुछ कार्यक्रम चल रहे हैं आप लोगों के द्वारा? हाँ जी, अभी तो ऑनलाइन कार्यक्रम ही चल रहे हैं हमारे सारे। जी। जैसे हमने आपको बताया कि यज्ञ के द्वारा पूरा वातावरण जो है हमारा, जो कीटाणु रहते हैं वातावरण में, वो सारे नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से घर घर में यज्ञ चल ही रहा है। हम लोगों ने सभी ने प्रण लिया है कि जितने भी परिवार हमारे गायत्री परिवार के हैं और दूसरे भी हमसे जो जुड़ना चाहे तो वो अपने घर में कर ही रहे हैं। आप सभी जानते हैं सर कि अगर मैं अध्यापिका हूँ, निश्चित ही मैं बच्चों को भी इसमें इन्वॉल्व करना चाहूंगी। तो हमारे जो बच्चे हैं बहुत ही चंचल होते हैं, निर्मल होते हैं। तो धीरे धीरे अब हमारा लॉकडाउन खुलता जा रहा है। तो इस खुलते लॉकडाउन के बीच में कोरोना वायरस से बच्चों का बचाव हमारे लिए बेहद जरूरी हो गया है। दुनिया के कई देशों में स्कूल खुलने भी लगे हैं। तो ऐसे में बच्चों को इस खतरनाक वायरस से बचाव के लिए हम क्या करना चाहिए? तो 10 साल से अगर कम उम्र के बच्चे हैं तो उनको बाहर नहीं जाने देना चाहिए। अभी बच्चों को ऑनलाइन ही पढ़ने देना चाहिए। बच्चों को ट्रेन करना होगा कि वे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कैसे करें, क्योंकि बच्चों को बार बार बाहर की चीजों को छूने नहीं देना है। साथ ही बच्चों को सिखाना है कि ये वायरस से डरे नहीं, बल्कि उनका बचाव करना है, हमारा बचाव करना है। सरकार ने भी बहुत सारी ऐसी सीख देने वाली कॉमिक्स शुरू की है। तो इस कॉमिक्स को माता पिताएं अपने बच्चों के लिए ला कर दें। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब स्कूल खुलते हैं तो शिक्षक और शिक्षिकाओं को भी ट्रेन किया जाए। ट्रेनिंग उनको पहले देनी चाहिए कि इस कोरोना महामारी के समय बच्चों को आप किस तरह से टैकल करें, उनको हैंडल करें, समय समय पे बच्चों का कैसा ध्यान रखें। 3 साल से कम उम्र की बच्चों में इम्यूनिटी कम होती है, उन्हें बाहर नहीं जाने देना चाहिए। और जो 3 साल से बड़े बच्चे हैं उन्हें मास्क पहना कर ही घर के बाहर जाने दें। बच्चों को मुंह में हाथ डालने की भी आदत होती है, तो इस आदत को छुड़ाना बहुत जरूरी है। बहुत से बच्चे जो है अजनबियों से, उनको सिखाना है कि आपको दूर रहे। और अगर सर्दी जुकाम होता है तो बहुत ही सावधानी की जरूरत है। तो ये माता पिताएं बहुत अच्छे से सिखा सकते हैं। जैसे बच्चों को आसानी से माँ सिखा सकती है। आज का तो युग आप जानते ही हैं कि मोबाइल का युग है। तो आप अच्छे से रिंगटोन लगा लीजिए और बच्चों को 20 सेकंड तक के हाथ धोने की प्रैक्टिस कराइए। तो इस तरह से खेल खेल में बच्चा सीख भी जाएगा किस तरह से हैंड वॉश करना है। और बच्चों को यह भी बताना है कि हमको चेहरे को बार बार नहीं छूना है। अगर किशोर उम्र के बच्चे हैं तो उनको मास्क जरूर पहना कर बाहर भेजें। और बच्चों को अपने सामान दूसरों के साथ शेयर नहीं करना है। छींकते खांसते वक्त मुंह कैसे ढकना है, हाथ से नहीं कोहनी से ढकना है, ये भी अवश्य बताएं। क्या बात है। क्योंकि आप जानते ही हैं कि बच्चों को बार बार एक दूसरे का सामान लेने की आदत होती है, बिल्कुल, और छूने की आदत होती है। अगर बच्चा बाहर जा रहा है तो उनके जूते घर से बाहर ही उतरवाए। और अगर कुछ महीनों बाद स्कूल खुलते हैं तो उनके बैग्स को भी सैनिटाइज करना होगा। तो अब हम इसको सैनिटाइज कैसे कर सकते हैं?
तो आपको 2 बैग्स रखें, एक धोकर डाला तो दूसरा उसके लिए रेडी, या सैनिटाइजर स्प्रे से भी हम इसको कर सकते हैं। क्या बात है। और जब अगर बच्चा बाहर जा रहा है, वहां से वो लौट रहा है, तो उनके कपड़े बदलने के लिए भी आवश्यक है। घर के कपड़े और बाहर के दोनों अलग अलग होने चाहिए, उनके वस्त्र जो है। तो इस प्रकार से हम कोरोना से नियंत्रण कर सकते हैं। और बच्चों को हाई रिस्क फैमिली मेंबर से भी बचाए, जैसे दादा दादी है। सोशल डिस्टेंसिंग करना है, लेकिन शारीरिक डिस्टेंसिंग नहीं करनी है। तो यहाँ पे हम जितने भी गंभीर पीड़ित जो हमारे बुजुर्ग रहते हैं, उनको कोरोना से बचाना है तो उनकी सेवा करें, और बच्चों को भी समझाए कि इनसे हमको कैसे दूर रहना है, तो दोनों सुरक्षित रहेंगे। सबसे जरूरी बात कि बच्चे तो घर में रह नहीं सकते, तो बच्चों को ताजी हवा में लेकर जाना चाहिए। तो आसपास जो हमारे कॉलोनी में गार्डन है वहाँ ले जाए, पब्लिक प्लेस में बिल्कुल भी न ले जाए, जैसे मॉल है, लाइब्रेरी है, वहाँ बिल्कुल भी बच्चों को नहीं ले जाना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, बाहर का पानी उनको पीने नहीं देना चाहिए। हमेशा उनके साथ या तो बोतल रखें, या आप उनके साथ जा रहे हैं, कोई माताएं जा रही हैं, तो हमेशा पीने का पानी उनके साथ रखें। और घर के दरवाजे, फर्श, हैंडल, सीढ़ी, रेलिंग, टेबल, फोन, जितने भी उनके खिलौने हैं, सबको सैनिटाइज करें, बार बार वॉश करते रहें। और इस प्रकार से हम बच्चों को ट्रेनिंग दे सकते हैं, और खेल खेल में गाने के माध्यम से उनको ट्रेन कर सकते हैं। अब जाते जाते मैं चंद लाइनें सुनाना चाहूंगी। हवाओं ने रास्ता दे दिया है, फिजाओं ने बाहें खोल दी है, रास्ते खुद चलने लगे, पंख अब खुलने लगे, वक्त जो थम सा गया था उसके पहिए भी अब घूमने लगे, दरो दरवाजे में लगे जाले अब टूटने लगे, राही अब कोई रोक नहीं, क्योंकि लॉकडाउन खुल गया है तो राही अब कोई रोक नहीं, लेकिन विपदा अभी गई नहीं, विपदा अभी गई नहीं। कदमों को जमा कर रखना सभी साथियों, कदमों को जमा कर रखना सभी साथियों, फिसलन अभी गई नहीं, फिसलन अभी गई नहीं। श्रीमती दुर्गा प्रजापति जी, आप हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ी और अपनी बातें और अपने किए गए काम और अपनी शिक्षाओं के बारे में आपने बताया, इसके लिए हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आपने जो छात्रों को संक्रमण से बचाव के उपाय बताए, उस पर जरूर ध्यान देना चाहिए। गांवों के सरपंचों के लिए कोरोना वायरस कोविड-19 से जुड़ी एक आवश्यक सूचना। दूसरे राज्यों और शहरों से वापस आए लोगों को कोविड-19 के बारे में ये जानकारी अवश्य दें। आपस में 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। नाक, मुंह या आंखें अनावश्यक न छुएं। बार बार हाथ साबुन से अच्छी तरह 20 सेकंड तक धोएं। खांसते एवं छींकते समय रुमाल या कोहनी से नाक मुंह ढकें। कोविड-19 से बचाव के लिए आशा कर्मियों से सलाह लें। अधिक जानकारी के लिए अपने जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी से संपर्क करें, या भारत सरकार के हेल्पलाइन नंबर 1075 पर कॉल करें। श्रोताओं, इन दिनों में बहुत जरूरी है कि हम असहाय लोगों के बारे में सोचें और साथ ही कोरोना संक्रमण से खुद को बचाएं। बचने के हर उपाय पर ध्यान दें, उनका उपयोग करें और सुरक्षित रहें। तो श्रोताओं, अब अपने साथी अनिल को अनुमति दीजिए। नमस्कार।